लो दोस्तों, आज जो है हम देखने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो कि डील करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, दैट विद द AS 13 में इन्वेस्टमेंट अकाउंट से रिलेटेड जो है आपको प्रोविजंस दिए गए हैं। अब इसको समझने से पहले हम ये देखें कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ओके, अब बहुत ही यदि सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो आपके बिजनेस से जो भी आपको इनकम, एक्स्ट्रा इनकम बोले या फिर आपके पास कुछ सरप्लस बचा है ना। आपने सब एम्प्लॉयज को दे दिया, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ उससे एम्प्लॉयज को दे दिया, बिजनेस में डाल दिया उसको एक्सपांड करने के लिए, उसके बाद भी आपके पास कुछ सरप्लस बच रहा है, तो उसको क्या कर देंगे आप, कहीं ना कहीं क्या करेंगे, डिपॉजिट कर देंगे या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, जमा कर देंगे, ताकि फ्यूचर में उससे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग आपको हो सके। जैसे कि हमने उस सरप्लस को यदि हम बैंक में डिपॉजिट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा उससे दोस्तों, दैट विल बी इंटरेस्ट, है ना। तो हो सकता है हम इसको बैंक में डिपॉजिट कर दें या फिर हम डिबेंचर्स खरीद लें उस अमाउंट के, शेयर्स खरीद लें, बॉन्ड्स खरीद लें या फिर हम उससे कोई प्रॉपर्टी खरीद लें। तो बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट हुआ। दैट मीन्स हमारा बिजनेस कोई शेयर्स डिवेंचर्स का नहीं है, हमारा जो भी बिजनेस है उससे हम कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, सरप्लस है, उसको हम कहीं जमा कर रहे हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये हो गया हमारी सिंपल आसान सी भाषा में। अब सबसे पहले हम ये देखें कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो आप लिखना चालू करिए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट की बात करें अकॉर्डिंग टू AS 13, इन्वेस्टमेंट आर एसेट्स। इन्वेस्टमेंट क्या हुए हमारे, एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एंटरप्राइज, विच आर हेल्ड बाय एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम, ओके, बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, कॉमा, यस लिखते जाइए, डिविडेंड, या फिर हम बोल सकते हैं रेंटल्स और कैपिटल एप्रिसिएशन। क्या बोल रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 की इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट आर जस्ट एन एसेट्स। इन्वेस्टमेंट एक प्रकार के एसेट्स हैं जो कि एंटरप्राइज बिजनेस के पास होते हैं, और वो क्या करते हैं, अर्न करते हैं इनकम, या तो इंटरेस्ट के वे में, यदि हमने डिबेंचर्स खरीदे हैं या बैंक में डिपॉजिट किया है तो हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। डिविडेंड के वे में हम इनकम अर्न कर सकते हैं यदि हमने शेयर्स खरीदे हैं। सेम ऐसे ही रेंटल्स, यदि कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है ना, और उसको हमने किसी को रेंट पे दे दिया है तो हम उससे रेंट अर्न कर पाएंगे। या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी हमने अपने कैपिटल में ही उसको और ज्यादा इंक्रीज कर दिया बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, तो वो हमारे कैपिटल को बढ़ा देगा। तो दिस इज एन इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू AS 13। ठीक है, ये हो गया। अब इन्वेस्टमेंट, या फिर हम और किस तरीके से लिख सकते हैं उसको, कि इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट आर फंड्स। ओके, इन्वेस्टमेंट एक तरीके का क्या है, फंड है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इट इज एन अमाउंट इन्वेस्टेड, यस लिखते जाइए, टू परचेज, टू परचेज एसेट्स, या फिर टू परचेज वेरियस सिक्योरिटीज in form of government और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, क्या है इन्वेस्टमेंट, एक तरीके का फंड है जिससे हम वेरियस सिक्योरिटीज खरीदते हैं, या तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकते हैं या फिर नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकते हैं। यस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यदि बात करें तो बॉन्ड्स हो जाएंगे आपके, है ना,
शेयर्स, डिबेंचर्स एंड सेम नॉन गवर्नमेंट की बात करें तो नॉन गवर्नमेंट में भी आप क्या आ जाएगा आपका शेयर्स, डिबेंचर्स, इस तरीके की सिक्योरिटीज आ जाएंगे जिसपे आप क्या करोगे, इनकम अर्न करोगे, उसी को ही हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट करने का या इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने का, हमने जमा तो कर लिया लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, दिस इज द क्वेश्चन। यस दोस्तों, तो यदि हम जाने कि पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या है, तो पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई बिजनेसमैन है और वो सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट करके और बैठ गया है ना, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट खरीदेगा बेचेगा, तो उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट जानने के लिए कि हमने कितने में खरीदा था, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कि कितने में हमने खरीदा है, फिर यदि कितने में हमने खरीदा है तो उस पर प्रॉफिट या लॉस अर्न किया है, कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है एट द टाइम ऑफ परचेस या फिर सेल्स के समय। हमने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा था, हमें लगता है इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, अब हमें उसको बेचना चाहिए तो हम उसको सेल करेंगे, तो उस समय हमें प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है, जब हमने खरीदा है तो किस वैल्यू पे खरीदा है, तो वो हम जान सकते हैं। हमारे इन्वेस्टमेंट के क्या बैलेंसेस हैं, मे बी क्लोजिंग बैलेंस या फिर हम बात करें ओपनिंग बैलेंस एट द ईयर ऑफ स्टार्टिंग में, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने इन्वेस्टमेंट हैं, है ना, ईयर एंडिंग में कि हमने कितने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया है, कितना इन्वेस्टमेंट को खरीदा है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे इन्वेस्टमेंट का कितना बैलेंस हुआ है। ये सब चीजें जो है हम इन्वेस्टमेंट से जान सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा पर्पस है इन्वेस्टमेंट का, उस पे हमने अर्न कितना किया है, बाय वे ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, उस पे इंटरेस्ट कितना अर्न किया है, उस पे डिविडेंड कितना कमाया है, या फिर जैसे मैं आपसे बोल रही थी कि उस पे कैपिटल कितना एप्रिसिएशन हुआ है उसमें, या फिर हमने उस पे कितना रेंट किया है। तो पूरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जितना इन्वेस्टमेंट की लेन देन हुई है, कोई एक इन्वेस्टमेंट तो लिया नहीं होगा, है ना, इट इज अ बिग एंटरप्राइज, तो जितने भी इन्वेस्टमेंट हुए हैं उसका पूरा लेखा जोखा या उसकी पूरी अकाउंटिंग जो है हम एक ही जगह करते हैं, ताकि हम ये जान पाए कि हमारा इन्वेस्टमेंट हमने खरीदा कितने में था, उससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है, उस पे हमने अर्न कितना किया है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड, और एट द एंड ऑफ द ईयर या स्टार्टिंग ऑफ द ईयर हमारे पास कितना इन्वेस्टमेंट है इन द हैंड। तो ये होता है पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यदि अगर हम ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं बनाते हैं तो इससे क्या होगा, हमने जब खरीदा उसकी जनरल एंट्री कर दी, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमारे पास आज की तारीख में कितने इन्वेस्टमेंट है, तो पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट को एक ही जगह हम बना देते हैं, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसे हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा, दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट हमने कितने में खरीदा है, वो तो बात हो गई, लेकिन एट द टाइम ऑफ परचेज हम और भी कुछ खर्चे करते हैं जो कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होते हैं। तो लिखिए दोस्तों इसको, अमाउंट पेड, या ऐसा लिख सकते हैं, एनी अमाउंट पेड फॉर द any amount paid for the purchase of investment, any amount paid for the purchase of investment is known as cost of investment। ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे इट इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें आती हैं, हम उसको यदि लिखें तो सबसे पहले तो आपका आ जाएगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितने में आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा है, पर्टिकुलरली हो सकता है डिबेंचर्स कितने में खरीदा है। अब उस हो सकता है उस इन्वेस्टमेंट को खरीदते समय आपने कुछ ब्रोकरेज दिया हुआ हो या कुछ कमीशन दिया हो, तो वो ऐड हो जाएगा, इट विल मेंशन इन योर क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन में वो चीज दी हुई रहेगी। हो सकता है कोई स्टैम्प ड्यूटी दी हो आपने, तो इट विल ऑल्सो बी कवर्ड, ठीक है, या फिर कुछ फीस दी हो आपने, तो इट विल ऑल्सो, दैट मीन्स परचेज के समय आपने जो भी खर्चा किया है इट विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये सब चीजें जो है
आपके इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट में जुड़ जाएंगी और उसकी हम अकाउंटिंग करेंगे। यस और नो, इतना क्लियर है? अब इस पे बेस्ड जो है हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, ताकि हमें और क्लैरिटी आ जाए रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखिए, एक्स लिमिटेड परचेज्ड, लिख लेते हैं हम 500 10% debentures of Tata Limited. Okay, X Limited purchased 500 10% debentures of Tata Limited at the rate of rupees 120 each. ठीक है, इतने में खरीदा है and paid 2% on 2% लिखिए ब्रोकरेज and rupees 10,000 as स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स लिमिटेड ने डिबेंचर्स परचेज किए हैं, कितने? 500 डिबेंचर्स 10% वाले हैं, यानी इस पे इंटरेस्ट 10% से मिलेगा। कितने के खरीदे हैं? 120 के। 2% ब्रोकरेज पे हुआ है और 10,000 रुपीज जो है स्टैम्प ड्यूटी। तो यहाँ पे यदि हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन करें तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले परचेज प्राइस, तो परचेज प्राइस 500 डिबेंचर्स इंटू 120, तो कितना आ जाएगा? 12 इंटू 560 एंड देन वी हैव 30, दैट इज 60,000 रुपीज। प्लस इसमें आ जाएगा आपका ब्रोकरेज। अब ब्रोकरेज जो है किस पे निकालते हैं दोस्तों? तो ब्रोकरेज हमेशा ट्रांजेक्शन वैल्यू पे निकालते हैं। जो भी परचेज प्राइस रहेगी जिसे हम कहते हैं ट्रांजेक्शन वैल्यू, उस पे जो है आपका ब्रोकरेज निकाला जाएगा। तो ब्रोकरेज कितना कह रहा है? 2% ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो 60,000 का 2% यदि हम निकाल दें तो कितना हो जाएगा? 600, दैट इज 1200। 600 1% हो जाएगा और 1200 जो है 2% हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या आ जाएगा आपका? स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी कितना बोल रहे हैं? 10,000, तो हमने स्टैम्प ड्यूटी भी 10,000 पे कर दी। तो टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? 60 प्लस 10 70,000, 71 200 रुपीज जो है आपने परचेज किया है इन्वेस्टमेंट इतने में, तो इसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब यदि हम इसकी जनरल एंट्री करना चाहें कि यदि हमें इसकी जनरल एंट्री करना हो तो क्या होगी इसकी जनरल एंट्री, तो वो भी हम करके देख लेते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा होगा, इट इज एन एसेट फॉर यू, और जब भी बिजनेस में एसेट इंक्रीज होता है हम उसको क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं विद दैट नेम। तो इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया है हमने? डेबिट कर दिया है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। अब इस इन्वेस्टमेंट को खरीदने के लिए हमने क्या पे किया होगा? पैसा दिया होगा। दैट मीन्स हमारा बैंक बैलेंस जो है क्या हुआ होगा? दूसरी एसेट हमारी कम हो रही है टू बैंक अकाउंट, और आपका अमाउंट कितना आ जाएगा? 71,200। 71,200। इज इट क्लियर टिल नाउ? बहुत धीरे धीरे समझेंगे, एक एक कंसेप्ट पे हम फोकस करेंगे। आपको जस्ट 1 to 1 स्टेप फॉलो करना है। ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसकी जनरल एंट्री हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ये हमने सिंपल देखा कि इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तब ये एंट्री होगी। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं उसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं, ताकि उसमें जो आइटम्स आएंगे उससे हम डील कर पाए विद द बेसिकली थिंग्स। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं उसका फॉर्मेट। तो फॉर्मेट कैसे बनेगा? एज सच 6 कॉलम्स, डेबिट के 3 और क्रेडिट के 3, और उसके ऊपर हम लिखेंगे, यस आप भी मेरे साथ बनाते जाइए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और उसके अलावा जिस पर्टिकुलर ईयर के लिए हम बना रहे हैं फॉर द ईयर, और यहाँ पे जो है हम मंथ को लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 2022-23, इस तरीके से, है ना। और जो पर्टिकुलर आपका इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जाम्पल
कि आपके कोई 16% डिबेंचर्स हैं, तो उसको हम मेंशन कर देंगे 16% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ, जो उसकी फेस वैल्यू होगी उसको डिस्क्राइब कर देंगे। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो एक्चुअली कॉस्ट होती है उस पर्टिकुलर डिबेंचर की कॉस्ट होती है, उसे ही हम फेस वैल्यू कहते हैं। ओके, हम चाहें तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और ईयर जो भी होगा वो मेंशन हो जाएगा। ठीक है, अब कॉलम्स को यदि हम फिल करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ईयर, और फिर आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट, सेम क्रेडिट साइड के लिए ईयर, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। और सबसे पहले यदि हम फिल करें तो ओपनिंग बैलेंस, अगर यदि हमारे पास पिछले साल का कोई डिबेंचर्स हैं या कोई सिक्योरिटीज हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ईयर स्टार्टिंग में है तो 1 अप्रैल पे आ जाएगी ये डेट। ओके, और जो पहले का बैलेंस होगा वो हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, फिर पर्टिकुलर ईयर में यदि हम कोई इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में देखा, जैसे जब हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देख रहे थे तो वहां पे हमने एंट्री करके देखी कि जब हम इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होता है दोस्तों, डेबिट। तो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट को कर देंगे डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हम बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ड्यूरिंग द ईयर, जब भी जो भी डेट होगी जब हमने परचेज किया है, टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे समझने के लिए हम यहाँ पे अभी ब्रैकेट में परचेस लिख देते हैं, हमें एग्जामिनेशन में या क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये नहीं लिखना है। ठीक है, फिर सेम ऐसा ही दोस्तों, यदि हमने परचेस किया है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बड़ा होगा हमारे उसमें एंट्रीज में, बैलेंस शीट में, और बैंक अकाउंट जो है वो कम हुआ होगा। अब हमने यदि सेल किया है कुछ इन्वेस्टमेंट, सेल किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा हमारे पास, बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा, एसेट बढ़ जाएगी, और इन्वेस्टमेंट हमारा चला जाएगा, कम हो जाएगा, तो हम उसको क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इस तरीके से कुछ। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द ईयर में यदि हम, यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हम फॉर्मेट समझ रहे हैं, हमारे एग्जाम्पल में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब यहाँ पे डेट दी हुई होगी तो हम वो डेट लिखेंगे। सेल हुआ है तो बाय बैंक, बैंक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो अपोजिट अकाउंट को क्या कर देते हैं, हम क्रेडिट कर देते हैं, तो बाय बैंक अकाउंट, और ये यहाँ पे जो है आपका सेल आ जाएगा। अब दोस्तों यदि हमने सेल किया है तो उस सेल के साथ जो है या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा है तो उस इन्वेस्टमेंट पे या तो हमें प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। सो इफ वी गेट अ लॉस तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, और यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, और यदि प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस तरीके से। और उसके बाद एट द ईयर एंड में हम क्या निकालेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका बनता है। इसके बाद एक और अकाउंट बनता है दैट इज इंटरेस्ट अकाउंट, तो वो भी हम बना लेते हैं, सेम फॉर्मेट ऐसा ही होगा। मेंशन कर लीजिए आप इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम ईयर या डेट, पर्टिकुलर्स छोटा सा बनता है, अमाउंट, फिर ईयर, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है दोस्तों, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ कंपनी, किसी पर्सन के पास, एक्स नाम का कोई पर्सन है जिसके पास टाटा लिमिटेड के जो है कुछ डिबेंचर्स हैं। ओके, अब यदि बात करें, इसके पास डिबेंचर्स हैं और इसको एक्स को जो है कंपनी जो है हर साल डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देती है 2 बार 6 मंथली। हम डेट अज्यूम कर लेते हैं
एक दे देती है 31 मार्च को और दूसरा जो है दे देती है 30 सितंबर को। ठीक है, तो एक्स को इंटरेस्ट मिलता है 31 मार्च एंड 30 सितंबर। अब क्या होता है ड्यूरिंग द ईयर, हम फिर एक अजम्पशन लेते हैं कि सपोज कोई वाई नाम का पर्सन है और उसने 30 मई को जो है 30 मई को जो है उसने एक्स से वो डिबेंचर्स क्या करे परचेज कर लिए। ठीक है, अब एक्स को डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट कब मिल चुका है 31 मार्च। उसके बाद एक्स के पास डिबेंचर्स कितने समय तक रहे हैं अप्रैल एंड मई, 2 मंथ रहे हैं। तो एक्स चाहेगा कि उसे 2 मंथ का इंटरेस्ट मिले, लेकिन अभी इंटरेस्ट की डेट नहीं है, ये इंटरेस्ट तो 30 सितंबर को मिलेगा और जो जिसके हाथ में रहता है डिबेंचर्स उसको मिलता है, तो दैट मीन्स वाई को मिलेगा। तो वो वाई से इस 2 मंथ का इंटरेस्ट भी ले लेता है एट द टाइम ऑफ परचेज। तो तो सेम यही चीज है कि जैसे कि इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, वैसे ही इंटरेस्ट भी देना पड़ा होगा हमको, तो हम क्या क्या करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, जो कि हमारा एक्सपेंसेस है और उसके बिहाफ पे हमने खर्चा किया है, तो बैंक अकाउंट जो है हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो जब हम इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे दोस्तों, तो वहां पे हम ईयर लिख देंगे, फिर टू बैंक अकाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे हमने परचेज की बात की, तो ऐसे ही जब हम सेल करेंगे तो तब हमें क्या होगा इंटरेस्ट मिलेगा, यदि कोई ड्यूरेशन का बचा हुआ रहेगा तो वो क्या आ जाएगा बाय बैंक के नाम से जो है इंटरेस्ट आ जाएगा इस तरीके से, और इस तरीके से हमारा इंटरेस्ट अकाउंट जो है वो बन जाएगा। और उसके बाद फिर ईयर एंड में हम क्या करेंगे एट द ईयर एंड ये इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है सर, तो उसको हम कैसे राइट ऑफ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसमें हमने ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे चाहो तो आप लिख लीजिए ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरीके से जो है इंटरेस्ट अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है वो बनते हैं। ठीक है, अब हमने ये देखा कि हमारे फॉर्मेट कैसे बनते हैं। किसी क्वेश्चन पे आने के पहले जो है एक बेसिक सी चीज है जिसे हमें समझना है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टमेंट में ना आपसे यूजुअली 2 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले आता है आपका कम इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन, और दूसरा जो है होता है एक्स इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो क्या होता है कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट, उसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग लिख लें, कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, तो लिखिए आप मेरे साथ व्हेन द, ओके यहां लिखते हैं व्हेन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, व्हेन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट is included in the purchase price of debentures। ठीक है, क्या बोल रहे हैं व्हेन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि इंक्लूड है किसमें परचेज प्राइस ऑफ डिबेंचर्स। कभी कभी क्या होता है कि आपको परचेज प्राइस दे दिया डिबेंचर्स का और उसमें लिखा है इट इज अ कम इंटरेस्ट, दैट मीन्स कि उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट भी मिला हुआ है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कम इंटरेस्ट। शॉर्ट में बस हमें समझना है तो इसलिए हमने 2 लाइन का लिख लिया। इसको चाहे तो हम एग्जाम्पल से इसको और बेहतर समझते हैं। लिखिए ऑन 1 अप्रैल 2020 राम परचेज्ड 200, लिखते हैं हम 10% डिबेंचर्स कर देते हैं, डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट द रेट ऑफ रुपीज कर देते हैं हम इसको 120। ओके, और आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है कम इंटरेस्ट ऑफ आर लिमिटेड। ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन है और पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज हम लिख देते हैं।
पास जनरल एंट्रीज, ठीक है, या फिर अकाउंट में एंट्री होगी। अब क्या बोल रहे हैं कि 1 अप्रैल 2020 को राम ने परचेज किया है कितने डिबेंचर्स, 200 डिबेंचर्स। कितने परसेंट वाले हैं, 10%, जिनका रेट क्या है, 100 रुपीज रेट है, लेकिन उनको परचेज कितने में किया है हमने, 120 में। दैट मीन्स उसकी वैल्यू होगी डिबेंचर्स की, इसलिए हमने उसको महंगा खरीदा है। बट इट इज अ कम इंटरेस्ट, दैट मीन्स इस 120 में इंटरेस्ट का अमाउंट भी जमा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले एक और चीज समझने वाली बात है, ये जो 100 रुपीज है ये क्या होती है, आपकी फेस वैल्यू, यानी जो एक्चुअली वैल्यू है उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की जो दी गई थी जब वो इशू किया गया था, तो उसकी वो वैल्यू दी गई थी, है ना। ठीक है, अब हम देखें कि हमारा टोटल अमाउंट पे कितना करेंगे हम, है ना, क्योंकि हमें वो दिया है, कितने डिबेंचर्स हैं, 200 डिबेंचर्स, 120 रुपीज ईच। ठीक है, तो 24,000 जो है दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हमारा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट प्लस हमारे इंटरेस्ट का अमाउंट मिला हुआ है। तो इसमें से यदि हम इंटरेस्ट सेपरेट कर दें तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आ जाएगा। तो इंटरेस्ट की यदि कैलकुलेशन करनी होगी हमें, तो कैसे करेंगे, इंटरेस्ट कितने डिबेंचर्स हैं, 200, कितने रुपीस वाला, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमेशा फेस वैल्यू पे होगी, तो फेस वैल्यू क्या है, 100। और हो सकता है कभी कभी फेस वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम नोट लिख लेंगे। ठीक है, 200 इंटू 100, हमेशा जो है फेस वैल्यू यदि डिबेंचर्स हैं तो उसकी 100 रहेगी, और यदि शेयर्स हैं यानी डिविडेंड है तो उसकी फेस वैल्यू 10 रहेगी, यदि नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, उसको भी हम लिख लेंगे। और कितने परसेंट वाला है, 10% वाला। अब यहाँ पे हमें डेट समझना है। यदि हम ये देखें कि इंटरेस्ट इज पेड, यहाँ पे एक और लाइन लिखिए आप क्वेश्चन में, इंटरेस्ट इज पेड एवरी ईयर ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर। एक और लाइन आप क्वेश्चन में ऐड करिए कि इंटरेस्ट जो है दिया जाता है हर साल 30 जून एंड 31st दिसंबर। ओके, अब हम यदि निकालें कि 1 अप्रैल को हमने परचेज किया है, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 अप्रैल को हमने क्या किया है, परचेज किया है। और ईयर ऑफ इंटरेस्ट, मंथ ऑफ इंटरेस्ट की यदि हम बात करें तो 31 मार्च और 30th जून को जो है इंटरेस्ट मिलता है, 30 जून को और 31 दिसंबर को जो है इंटरेस्ट मिलता है। यदि हमने अप्रैल में खरीदा है तो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा दोस्तों, दिसंबर में मिला होगा पिछले साल, और तब से लेकर अभी तक जो है पुराने इन्वेस्टर के पास रहा होगा, यानी उसने कितने मंथ्स तक रखा है, जनवरी का मंथ, फेब का एंड मार्च का। तो वो चाहेगा कि उसको इस 3 मंथ्स का जो है क्या मिले, इंटरेस्ट मिले, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 3/12, निकालते हैं, 100 से 100 कैंसिल, 3/4 और 4 को जो है हम 25, तो ये आ जाएगा आपका 250 रुपीज जो है इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट है। यदि 250 को सेपरेट कर दें तो 23750 इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यदि हम जनरल एंट्री की बात करें तो जनरल एंट्री, इन्वेस्टमेंट खरीदा है हमने, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट पे किया होगा उस पे हमने, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ये डेबिट हो गया। टू, इसके बिहाफ पे हमने क्या दिया होगा, पेमेंट दिया होगा, तो टू बैंक अकाउंट। अमाउंट की यदि बात करें तो टोटल अमाउंट कितना है, 24,000, यस और नो, यस। और इन्वेस्टमेंट के लिए कितना दिया है हमने, 23750, और 250 जो है वो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट है। और सेम पर्टिकुलर अकाउंट बनाएंगे तो टू बैंक के नाम से हम एंट्री कर देंगे, जो अभी हमने फॉर्मेट में देखी थी। तो दोस्तों, कम इंटरेस्ट का मतलब यही है कि अमाउंट जो है आपके पास, जो अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसमें इंटरेस्ट भी जो है इंक्लूड है, तो उसको हमें हटाना पड़ेगा वो अमाउंट निकालने के लिए कि कितना एक्चुअली हमने पे किया है सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, ये होता है कम इंटरेस्ट। ऐसा ही हमारा दूसरा जो है दैट इज एक्स इंटरेस्ट, उसको भी लिख लेते हैं, एक्स इंटरेस्ट। व्हेन, सेम यही है, व्हेन जब अमाउंट इंक्लूड नहीं होता है, व्हेन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज
नॉट, यहां लिखते हैं इंक्लूडेड इन द परचेज प्राइस ऑफ डिवेंचर्स। जब इंटरेस्ट का अमाउंट जो है इंक्लूड नहीं है परचेज प्राइस में, तो उसे हम कहेंगे कि वो एक्स इंटरेस्ट। और क्वेश्चन आपको मेंशन करेगा कि आपका क्वेश्चन एक्स इंटरेस्ट बेस्ड पे है कि कम इंटरेस्ट बेस्ड पे है। ठीक है, इसको भी हम एग्जाम्पल बना लेते हैं ताकि हमको बाद में रिवीजन करने में आसानी रहे। ठीक है, इस दोस्तों क्वेश्चन लिखिए आप, सेम वैसा ही कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि हम डिफरेंस जो है इजिली जान पाए। ऑन 1 अप्रैल 2020 राम परचेज्ड 500 डिबेंचर्स, कर देते हैं 500, 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट द रेट ऑफ ₹150 एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 500 डिबेंचर्स परचेज किए हैं 10% वाले, जिसकी फेस वैल्यू 100 थी, बट कितने में परचेज किया है 150। ओके, फिर यस लिखिए, इंटरेस्ट इज पेबल every year on 30th जून एंड 31st दिसंबर। ठीक है, तो इसमें यदि हम बात करें एक्स इंटरेस्ट है, यानी इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है लेकिन हमें जनरल एंट्री पास आउट करना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, हमें इंटरेस्ट रिक्वायर्ड रहेगा, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी दोस्तों। तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की यदि हम बात करें तो कितना है उसकी कैलकुलेशन करें तो 500 डिबेंचर्स हैं हमारे पास, और कितने रुपीस में परचेज किया है 150। एक्स इंटरेस्ट है यानी इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड नहीं है, तो 15,575 हो गया और इट इज 75,000 रुपीज। अब हम बात करें इंटरेस्ट की। ठीक है, अब 500 डिबेंचर्स हैं, कितने रुपीस वाले हैं 100 रुपीज। हमेशा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में हम क्या लिखेंगे, फेस वैल्यू लिखेंगे। फिर 10% वाले हैं, अब इसका मंथ का कैलकुलेशन करना है, तो 1 अप्रैल को जो है डिबेंचर्स परचेज किए गए हैं, लास्ट इंटरेस्ट कब दिया गया होगा 31 दिसंबर को। तो कितने मंथ्स के लिए, जनवरी, फेब एंड मार्च, 3 मंथ्स हैं मिड में जिसका इंटरेस्ट जो है हमें देना पड़ेगा। तो 3/12 हम निकाल लेते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, 3/4, और इसको कर लेते हैं 2 से 2 कैंसिल, 5, एंड तो ये कितना आ जाएगा आपका 1250, 1250 जो है आपका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। अब इसकी जनरल एंट्री यदि हम पास आउट करें तो यही कर लेते हैं, यहां करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट पे किया है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना दिया है हमने 75,000 दिया है दोस्तों, 1250 वी हैव गिवन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और टोटल कितना हो रहा है दैट इज 250, 250 जो है हमने टोटल अमाउंट पे किया है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। यहाँ पे हम अगर लेजर अकाउंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट यदि हम बना रहे हैं तो क्या आ जाएगा, टू बैंक, और अमाउंट कितना आ जाएगा 75,000। यस, वैसे ही हम इंटरेस्ट अकाउंट यदि हम बनाएंगे, छोटा सा बना लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक, और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 1250। तो इस तरीके से जो है कैलकुलेशन की जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब जो है हमने ये देख लिया। अब एक दो नोट जो है इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखने रहेंगे, तो उसको हम लिख लेते हैं। ओके, तो लेट अस राइट अ नोट। जैसे कि हमने ये देखा कि इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड
ऑन द फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट जो है हमेशा फेस वैल्यू पे ही काउंट होगा जो सिक्योरिटी की है, जैसे कि उस पर्टिकुलरली डिबेंचर की या कोई दूसरी सिक्योरिटी है, बॉन्ड्स वगैरह है, तो उसकी वैल्यू कितनी थी एट द टाइम जब वो इशू हुआ था, दैट इज नोन एज द फेस वैल्यू। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये आता है, इफ द फेस वैल्यू is not mentioned in the question, it is assumed ₹100 for the debentures and ₹10 for the shares। ठीक है। यदि आपकी फेस वैल्यू नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, ₹100 अज्यूम करेंगे डिबेंचर्स के लिए हमेशा, और ₹10 अज्यूम करेंगे शेयर्स के लिए। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं बेसिक सी जो हमें समझनी थी जब मेन क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं उससे पहले। तो हमने ये सब चीजें बेसिकली समझ ली है, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। इसके अलावा जो है, यदि हमने ये समझ लिया तो बस अब हमें क्वेश्चन ही करना है। थोड़ी बहुत चीजें हैं जो क्वेश्चन में आते जाएंगी, तो उसमें उसके साथ ही हम समझते जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों इसको देख लीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे जिसमें हमारी यही सब बेसिक चीजें जो है हमें काम आने वाली हैं। So with this, thank you for the session.